हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वीडियो नंबर 3। देखो, अभी तक हमने ये समझ लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में जाने पे H+ आयन दे। बेस कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में जाने पे OH- दे। देखो, ये और भी चीजें देंगे, ये Cl नेगेटिव भी देगा, ये Cl नेगेटिव भी देगा, ये यहां से Na पॉजिटिव भी देगा। लेकिन हमारे काम का क्या है? अगर हमें बताना है कि HCl एसिड है तो हमें ये जानना है कि उसमें H+ आयन है। अगर हमें जानना है NaOH बेस है, तो अगर ये OH- दे रहा है पानी में जाने पे, अगर ये OH- दे रहा है तो ये बेस है। तो एसिड बेस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। हमने एक चीज पढ़ी, पीएच। पीएच क्या होता है? ये एक डिटरमाइनिंग चीज होती है बताने के लिए कि कोई एसिड है या बेस है। देखो, डिटेल में आप इसको पढ़ोगे क्लास 11th में, 12th में, अगर आप साइंस लोगे तो। लेकिन 10th के लेवल पे हम जानते हैं कि पीएच से ये पता चलता है कि कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। और अगर एसिडिक है तो कितना ज्यादा एसिडिक है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई सॉल्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका पीएच उतना ही लेस होगा, उसका पीएच उतना ही कम होगा। और जैसे 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 वो बेस की तरफ जाता जाएगा, उसका पीएच इंक्रीज होता जाएगा। मिनिमम पीएच हो सकता है 0, मैक्सिमम पीएच हो सकता है 14। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो अब इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि जो पीएच है वो हमारी डेली लाइफ में कहां कहां हम स्टडी कर सकते हैं। हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स जो है वो पीएच के देखेंगे और क्यों वहां पे पीएच समझना जरूरी है, ये बात हम 5 पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो भाई, हम ऐसी 5 चीजें पढ़ने वाले हैं जहां पे हम पीएच को अपनी डेली लाइफ में स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, आपने बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और वो हमारे फूड को जो हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अब कई बार क्या होता है, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाता है। कई बार वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो स्टमक का पीएच कैसा हो जाता है? एसिडिक। स्टमक का पीएच कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा एसिडिक। तो हमें इरिटेशन होगी और स्टमक की वॉल्स डैमेज भी हो सकती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कि भाई हमें क्या हो गई? हमें तो एसिडिटी हो गई। हमें तो क्या हो गई? एसिडिटी। ठीक है ना? तो इस केस में क्या किया जाता है? स्टमक में जो एक्स्ट्रा HCl है, जो एक्सेस HCl है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है विद एडिबल विद एन एडिबल बेस। ठीक है ना? उसको हम कोई बेस जो है पी लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो क्या कोई भी बेस पी सकते हो? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या NaOH आप पी सकते हो? नो, बिल्कुल भी नहीं। देखो, आपकी इंसानों की बॉडी है तो थोड़ी उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि एसिड अंदर ज्यादा हो गया तो ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, वो उल्टा और काम खराब हो जाएगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी शरीर में नुकसान कर देगा। तो यहां पे जब एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या कर सकते हैं? या तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, जो कि एक्चुअली होता है MgOH होल ट्वाइस। तो ये कंपैरेटिवली वीक बेस है, तो ये हमारे पेट में नुकसान नहीं पहुंचाता। और दूसरा, हम बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, जी हाँ, जो कि होता है NaHCO3। ठीक है? जो आप मार्केट से लाते हो ना, डाइजीन आती है बॉटल, उनमें यही चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है? ये दोनों ही हमारे बेस का काम करते हैं और एक्स्ट्रा एसिड को पेट के न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैं आपके लिए एक जो है स्लाइड डाल दूंगा PPT की, जिससे आप नोट डाउन भी ये कर सकते हैं। ठीक है? अगला हमारा आता है, ये हो गया फर्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड हमारा आता है जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं,
उनमें कैविटीज लग जाती है कई बार, उनमें कई बार कैविटीज लग जाती है, यानी पीएच चेंज को हम पढ़ेंगे किसके अंदर, टूथ डीके के अंदर। देखो होता क्या है, हमारे जो भी दांत होते हैं ना, वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। क्या पूरे दांत हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, नो। हमारा पूरा का पूरा दांत कैल्शियम फॉस्फेट से नहीं बना है। हमारे टीथ के ऊपर एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है, हमारे दांतों के ऊपर एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं टूथ इनेमल। हमारे दांतों के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं टूथ इनेमल। और एक्चुअली में ये हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट और टफेस्ट सब्सटेंस होता है। जैसे होता है ना कि एक राजा का किला है, उसके बाहर गार्ड्स खड़े रहते हैं तो बड़े स्ट्रांग होते हैं वो गार्ड्स, तो ऐसे ही ये टूथ इनेमल हमारे दांतों की बाहर की लेयर है जो बहुत स्ट्रांग होती है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर ह्यूमन बॉडी है। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी जो है वो क्या है। पहली बात तो वो है टूथ इनेमल। कहां होता है, दांतों की आउटर कवरिंग में। किससे बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जो सख्त से सख्त चीज भी होती है ना, जैसे हमारा टूथ इनेमल हो गया, जब सही तरीके से वार करो तो कुछ भी ढह जाता है। जब सही तरीके से वार करो तो कुछ भी ढह जाता है, पिघल जाता है। तो होता क्या है, हमारे दांत वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, हमारे दांत बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मान लो आपने रात को खाना खाया, आपने उसके बाद जो है मुंह अपना धो लिया, आपने रिंस कर लिया, कुल्ला कर लिया, आप सो गए, आपने ब्रश नहीं किया। अब कुछ छोटे मोटे फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में जमे रह जाएंगे, बिल्कुल जमे रह जाएंगे। हो सकता है वो विजिबल भी ना हो, इतने छोटे हो, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाएंगे। तो क्या होगा जब आप सुबह उठोगे ना, इतना लंबा जो टाइम है, जो 8 घंटे का टाइम है, या आप में से कुछ लोग अगर 12 घंटे सोते हो तो 12 घंटे का जो समय है, उस घंटों में क्या होगा कि हमारे जो दांतों पे, हमारे जो टूथ पे या टीथ पे जो भी फूड पार्टिकल्स थे उन पे बैक्टीरिया अटैक करेगा। इन फूड पार्टिकल्स पे बैक्टीरिया हमारे पूरी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है उससे हमें कोई नुकसान है, बैक्टीरिया हर जगह होता है। तो बैक्टीरिया इस फूड पार्टिकल पे अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा शुगर्स में और एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और इस वजह से हमारे दांतों का जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा और पीएच जो है वो लो हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई। पीएच लो होने की वजह से हमारा माउथ एसिडिक हो जाएगा। और ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी था ना, ये बेचारा वैसे तो हार्ड है, इसको कितना भी आप हथौड़े से मार लो बेचारा कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन जैसे ही इसका पीएच 5.5 से नीचे जाने लगता है, 5.5 से नीचे जाने लगता है, ये डिस्ट्रॉय होने लगता है। यानी कि पीएच 5.5 के नीचे गया, माउथ एसिडिक हो रहा है, पीएच गिरता जा रहा है। जैसे ही 5.5 के नीचे गया तो अब माउथ जो है वो ज्यादा एसिडिक हो गया, हमारे टूथ के ऊपर जो इनेमल है वो हटने लगा। फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, मान लो भाई ये आपका दांत है, ये आपका ऐसे दांत बना दे लो, बड़ा ही अच्छा डायग्राम बन गया है दांत का, शाबाश। तो अब क्या होगा, ये इनेमल की लेयर ऊपर से जब हटी, अब बैक्टीरिया इसमें अंदर ही अंदर अटैक करता जाएगा और इसको अंदर से खोखला बना देगा। खोखले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैविटी। तो यहां से हमारा दांत सड़ जाएगा, टूथ डीके हो जाएगा और हमें कैविटी बन जाएगी दांतों में। ये बात समझ में आई।
तो यहां से हमें क्या सीख मिलती है? ये नहीं कि रात को ब्रश करना, वो तो चलो तुमने बचपन में सीख लिया, अगर सीखना होता तो कर रहे होते आज भी। यहां से हमें ये सीख मिलती है कि 5.5 से नीचे जब पीएच जाएगा तो टूथ डीके होगा, और इसको प्रिवेंट करने के लिए टूथपेस्ट हमें यूज करना है। सिर्फ ब्रश करने से काम नहीं चलेगा, टूथपेस्ट भी लगाना है उसमें, ठीक है ना। डॉक्टर का सुझाव है नंबर 1। तो जब आप टूथपेस्ट लगाओगे तो टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, चाहे आप कोलगेट लगाओ, पेप्सोडेंट लगाओ, दंत कांति लगाओ, कोई सा भी लगाओ, तो उसमें होता है बेस। तो आपके दांतों का मीडियम हो जाएगा बेसिक। अब अगर मान लो बैक्टीरिया थोड़ा एसिड डाल भी रहे हैं तो क्या हुआ, वो बेस जो है उस पे एसिड गिरेगा तो न्यूट्रलाइज ही होगा, एसिडिक तो नहीं होगा। इसीलिए हर 12 घंटे में आपको ब्रश करते रहना चाहिए, जिससे कि मुंह का हमारा जो मीडियम है वो बेसिक रहे, वो एसिड की तरफ ना जाए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अगला करते हैं। ह्यूमन बॉडी पे तो बहुत सारा कर लिया, अब देखते हैं प्लांट्स को कैसे पीएच से फर्क पड़ता है। अब देखते हैं प्लांट्स को कैसे पीएच से फर्क पड़ता है। प्लांट ग्रोथ, हाँ जी, प्लांट ग्रोथ ड्यू टू पीएच चेंज ऑफ, पीएच चेंज किसका? मिट्टी का। भाई एक आपका पौधा है, एक आपका सुंदर सा पौधा है, अच्छा डायग्राम है भाई पौधे का, तो ये कहां लगा हुआ है? मिट्टी में लगा हुआ है। एक इस पे लीफ भी बना दे, वाह भाई वाह, ये लो लीफ भी बना दी, ठीक है। बायो वाली मैम ने मुझे देख लिया ना ऐसे डायग्राम बनाते हुए, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चलो जी, तो ये हमारा हो गया एक प्लांट, ये लगा हुआ है हमारे सॉइल में। क्या सॉइल के पीएच से इस पौधे को कोई फर्क पड़ेगा? क्या सॉइल के पीएच से इस पौधे को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये अपने सारे न्यूट्रिएंट्स इसी से तो ले रहा है, ये अपने सारे न्यूट्रिएंट्स इसी से ले रहा है। इसका पीएच ज्यादा होगा तो प्लांट एसिडिक होगा, मर जाएगा। अगर ये ज्यादा बेसिक हुई सॉइल तो भी जो है प्लांट मर जाएगा। तो सॉइल जो है वो मोस्टली किसी भी प्लांट के लिए या किसी भी क्रॉप के लिए कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रल। कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना ही ज्यादा एसिडिक ना ही ज्यादा बेसिक, यानी पीएच होना चाहिए इसका ऑलमोस्ट 7। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 6.9 7.1 इतना चलता है, लेकिन पीएच लगभग 7 होना चाहिए। ये बात समझ में आई? अगर मान लो सॉइल का पीएच ज्यादा एसिडिक हो गया, यानी कि इफ सॉइल गेट्स टू एसिडिक, तो क्या करेंगे भाई? अच्छा पहले बताओ, सॉइल ज्यादा एसिडिक कब हो सकती है? कैसे कैसे केस में पॉसिबल है कि सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए? एक हमने किया था एसिड रेन। भाई मानियो एसिड रेन हुई, बारिश गिरी, एसिड रेन गिरी, सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई। एक और तरीका क्या है? हो सकता है फार्मर ने फर्टिलाइजर थोड़ा ज्यादा डाल दिया हो। फर्टिलाइजर जो होता है ये भी एसिडिक होता है, या फर्टिलाइजर डाल दिया हो या पेस्टिसाइड डाल दिया हो ज्यादा, है ना। तो इस केस में भी क्या हो सकता है कि सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए। ये बात समझ में आई? इस केस में भी क्या हो सकता है? सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए। तो अब अगर कोई चीज ज्यादा एसिडिक हो गई है तो उसको वापस से बेस में कन्वर्ट करना है, उसको वापस से बेस उसमें डालेंगे, एड बेस टू न्यूट्रलाइज, एड बेस टू न्यूट्रलाइज। तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? ऐड चॉक और स्लेक्ड लाइम, ऐड चॉक और स्लेक्ड लाइम। देखो आपने यही एग्जैक्टली याद करने हैं। अगर आप पेपर में लिखा है ना, पेपर में आने क्वेश्चन आया सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई और रघु का जो फार्म है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो अब वो क्या करे? तो अगर आपने लिख दिया ना ही विल ऐड बेस टू न्यूट्रलाइज, आपको सिर्फ आधा नंबर मिलेगा अगर वो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो।
आपको यह लिखना जरूरी है कि वो चौक या स्लेक्ड लाइम डालेगा जो कि बेस होते हैं, जिससे कि न्यूट्रलाइज हो जाए एक्सेस एसिड और सॉइल का पीएच जो है वो 7 आ जाए, जिससे उसकी क्रॉप जो है वो अच्छे से उग सके। यानी कि आपको ये लिखना जरूरी है और एक्सप्लेन भी करना अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, 1 मार्कर में तो एमसीक्यू है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया, सब पार्ट्स हो सकते हैं 1 मार्क्स ईच के, तो 1 नंबर का भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ध्यान देना है। ठीक है, 1 नंबर का भी आएगा तो ये लिखना जरूरी है। चौक, अच्छा स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, और चौक का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर सॉइल जो है इफ सॉइल गेट्स टू बेसिक, भाई सॉइल में बेसिक ज्यादा हो जाए वो, यानी कि उसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा हो जाए, मान लो 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, ऐसा कुछ पीएच हो जाए, तो क्या करेंगे? यहां पे पीएच क्या हुआ था? पीएच ड्रॉप हुआ था, पीएच यहां पे ऐसे हो गया था कुछ 6, 5, 4 समथिंग, यहां पे पीएच बढ़ गया, बेसिक हो गई सॉइल। कुछ भी रीजन हो सकता है स्लेक्ट लाइम ज्यादा डाल दिया हो, चौक ज्यादा डाल दी हो, या कई बार नेचुरल रीजन की वजह से भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बताओ? इसमें या तो वो मैन्योर या फर्टिलाइजर ही ऐड कर सकता है, सिंपली मैन्योर या फर्टिलाइजर एक सही मात्रा में वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है ना, अब आप देखो पेस्टिसाइड या एसिड रेन थोड़ी डालोगे इसमें, एक नेचुरल चीज है कि वो मैन्योर या फर्टिलाइजर उसमें डालेगा तो वो ठीक हो जाएगी सॉइल। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमने इंसानों का भी कर लिया, पेड़ पौधों का, फार्म की क्रॉप्स का भी कर लिया। चौथा पॉइंट करते हैं जानवरों के लिए, चौथा पॉइंट करते हैं एनिमल्स के लिए। अच्छा, बायो में आपने पढ़ा होगा कि इंसान भी जानवर होते हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा इंसान भी जानवर होते हैं, है ना? क्लास 9th में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी चैप्टर। अच्छा, आप लोगों का सिलेबस से कट गया डाइवर्सिटी, यस। एनिमल्स के अंदर पीएच चेंज, तो इस बात का मतलब ये है जब हम यहाँ एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें इंसान भी काफी हद तक कवर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें इंसान कवर नहीं हो रहे। ठीक है ना? तो यहाँ पे बात आती है कि जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो मोस्टली ऑल एनिमल्स, उसमें इंसान भी कवर हो गए। मोस्टली ऑल एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो बॉडी वर्क करती है एट पीएच 7 to 7.4। उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच 7 to 7.4 के बीच में ही रहता है। ये बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, उस वजह से वो पीएच कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जनरल हेल्दी बॉडी में वो पीएच इतना ही रहता है और इससे बहुत ज्यादा दूर वो नहीं जाता, इससे बहुत ज्यादा दूर पीएच नहीं जाता। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर हम बात कर लें एक्वेटिक लाइफ की, एक्वेटिक लाइफ की, तो पता है एक्वेटिक लाइफ के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां निकलता है, इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है। कॉन्सेप्ट तो एक तरीके से यही सारे हैं। एक्वेटिक लाइफ सबसे ज्यादा परेशान होती है कब? जब एसिड रेन होती है। देखो, जब हमारे पास मान लो आज एसिड रेन हो रही है, आप क्या करोगे? आप अपने घर के अंदर आ जाओगे, अगर कोई डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वो भी किसी पेड़ का शेल्टर ले लेंगे, कोई भी जानवर है वो कहीं ना कहीं शेल्टर ले लेगा। लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक नदी में, एक समुंदर में जो जीव जंतु है, मछलियां हैं, वेल है, जो भी है, वो क्या करेंगे? पानी में गिरी एसिड रेन, उनका तो पानी एसिडिक हो गया, और पानी एसिडिक हो गया तो कुछ ना कुछ तो मछलियों को दिक्कत आएगी। और ये एक बहुत ही कॉमन चीज है,
आप सोचोगे ये कभी कभी होता होगा, नहीं, ये बहुत कॉमन चीज है। आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि एसिड रेन बहुत स्ट्रांगली एसिडिक होती है। तो जब किसी रिवर का या किसी वाटर बॉडी का जो पीएच है वो 5.6 से नीचे जाने लगता है ना, तो इसमें जो पानी है वो इतना एसिडिक हो जाता है कि जो मछलियां हैं वो अंदर मरने लगती हैं एक्चुअली। और ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है जिस इलाके में मछलियां होती है ना, जब पहली बरसात होती है, एसिड रेन होती है, तो वहां कितनी सारी फिशेस जो है वो मर जाती हैं। या कई बार ऐसा भी होता है किसी इंडस्ट्री ने अपना सारा जो वेस्ट है, जो केमिकल वेस्ट है, वो किसी नदी में बहा दिया, उस नदी का पीएच जो है वो एसिडिक हो गया, एसिडिक होने की वजह से भी वो मछलियां मर जाती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, देखो हम प्रॉब्लम बताएंगे तो सुझाव भी बताएंगे, सिर्फ प्रॉब्लम पे छोड़ दें ये कैसी साइंस, उसका सुझाव तो बताएंगे। तो हम यहां ऐड कर देते हैं कोई बेस जो कि कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चौक जिसको हम कह रहे थे वही। तो ये पानी में ऐड कर देते हैं तो पानी का पीएच ठीक हो जाता है, मछलियां हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ठीक है, चलो लास्ट आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग। भाई हमने इंसान भी देख लिए, हमने पेड़ पौधे भी देख लिए, हमने जानवर भी देख लिए, अब बचा क्या, अब बचा क्या, इंसेक्ट्स। यस, और इंसेक्ट्स में भी कौन कौन से, पहला मधुमक्खी, मधुमक्खी, इंग्लिश में बोले तो हनी बी। और दूसरा शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हिंदी में नाम कभी नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने इंग्लिश में नाम कभी नहीं सुना होगा, ततैया। त या ततैया यानी कि वॉस्प। और जिसने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नहीं सुना उसको बता देते हैं, मधुमक्खी तो शायद सबने सुना होगा, ब्राउन कलर की होती है और अपना जो है ये बी हाइव बनाती है, हनी स्टोर करती है, तो सबने देखी होगी, ऐसा नहीं हो सकता आपने नहीं देखी। अगर नहीं देखी है तो घर से थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो, लॉकडाउन खत्म हो चुका है। दूसरा होता है हमारा वॉस्प, समर्स में दिखता है, ये येलो कलर का, येलो कलर का होता है ये हमारा, गर्मियों में दिखता है, ततैया बोलते हैं हिंदी में, वॉस्प बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये दोनों ही आपको काट सकते हैं, किसी ना किसी को काटा भी होगा, ततैये ने, मधुमक्खी ने काटा है आपको। जब काटते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, जहां भी काट ले बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, और फिर वो स्वेल कर जाता है, और फिर वो पार्ट स्वेल कर जाता है। तो अब जब इतनी साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या उस काटने के पीछे भी कोई साइंस है, क्या उस साइंस को हम जान सकते हैं, और क्या उस साइंस के थ्रू अगली बार अगर हमें ये काटे तो उस बर्निंग को हम तुरंत रोक सकते हैं। जी हाँ, ये सारी चीजें अब हम जानते हैं। देखो हनी भी जब काटती है ना, हनी भी जब काटती है तो आपकी स्किन में ये एक एसिड डाल देती है, आपकी स्किन में ये एक एसिड डाल देती है। देखो इसके कोई बड़े बड़े दांत तो होते नहीं, कोई कुत्ता या शेर जैसे कि ये तो आपको दांत से काट लिया, छोटे से दांत है बेचारी, उससे क्या ही कर लेगी। और वो भी दांत नहीं होते, वो भी इनका एक अलग स्टिंग लगा होता है, वो चुभाते हैं आपको। लेकिन बर्निंग इतनी ज्यादा क्यों होती है, स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि ये एक एसिड हमारी स्किन के अंदर रिलीज कर देते हैं, एक छोटी सी सुई से ये हमारे अंदर डालते हैं अपनी वो स्टिंग को, और सारी एसिड हमारे हाथ के अंदर चला जाता है। लेकिन वो एसिड इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता कि हम मर जाएं, इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, बस क्या है कि हमारा हाथ वहां से थोड़ा स्वेल हो जाता है। ये बात समझ में आई। तो अगर ये एसिड है और हमें इचिंग हो रही है तो आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली क्या करो, वॉश करो इसे बहुत ज्यादा, वॉश इट वेरी मच, बहुत ज्यादा वॉश करो, जिससे कि पहले तो एसिड वो डाइल्यूट होता जाए, और फिर क्या करो, एड अ बेस टू इट, एड अ बेस टू इट। अब सर बेस कहां से लाए, अरे अभी तो दांत पे लगा रहे थे, कोलगेट लो और लगा दो फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है ना। पहले खूब सारा धो फटाफट और फिर कोलगेट लगा दो, थोड़ी देर ऐसा करो कोलगेट लगा लगा के भी धोते रहो,
तो कुछ होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत जो स्किन में अंदर ही चला गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, या तो उसे भी पुश करके बाहर निकाल दो और फिर उस पे जो है बेस लगा दो। अच्छा, एक पर्सनल एडवाइस, ये तो चलो साइंस में आप इतना पेपर में लिख के आओगे, कभी हनी भी काट लेना तो जरूर ध्यान देना। कई बार क्या होता है, उसका जो स्टिंग होता है, हनी बी और वॉस्प दोनों में ही ऐसा होता है। दोनों में होता है? नहीं, हनी बी में होता है, वॉस्प में नहीं होता। हनी बी में क्या होता है, जब वो काटती है तो कई बार वो जो स्टिंग होती है वो छोटी सी नीडल स्किन में रह जाती है, तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो नीडल अंदर ही रह गई तो वो एसिड रिलीज करती रहेगी और अंदर इंफेक्शन भी बना सकती है। तो कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो ध्यान देना कि वो स्टिंग को बाहर जरूर निकाल लेना और उसके बाद ये सब काम करना। भले ही वो कितना भी पेनफुल है, लेकिन उस स्टिंग को बाहर निकालना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? और पता है वो जो स्टिंग, अगर मान लो आपको हनी भी काट रही है और आपने पहने हुए हैं अपने रोबोट वाले हाथ, मान लो हनी बी ने काटने की कोशिश की और उसका स्टिंग वहीं टूट के गिर गया, फॉर एग्जाम्पल उसका स्टिंग वहीं टूट के गिर गया और वो जो है बेचारी शर्म के मारे भाग के चली गई, उड़ के चली गई। अगर आप उस स्टिंग को उठाने की कोशिश करोगे ना, वो है क्या, वो तो एक नीडल है, वो तब भी आपकी स्किन के अंदर जा सकती है और एसिड रिलीज कर सकती है। इसीलिए उस स्टिंग के साथ बहुत केयरफुली रहना है। पर सर हम तो रोबोट हाथ पहनते ही नहीं, जरूरी थोड़ी है। मान लो आपको उसने काटा, स्टिंग जो है वो पूरी तरह अंदर नहीं गया, तो उसको जो है फटाफट किसी ट्वीजर से पकड़ के निकाल दो या साइड से पकड़ के निकाल दो और उसको फिर सेफली फेंक दो। ऐसा ना हो कि वो आपको दोबारा चुभ जाए और फिर और ज्यादा इरिटेशन करे। ठीक है? तो हनी भी निकालती है एसिड, उसमें हम वॉश करेंगे वेरी मच और उस पर एक बेस लगा देंगे। बेस आप लगा सकते हो बेकिंग सोडा। रियल लाइफ में बात करें तो देखो कोलगेट लगा लेना, पेपर में इसमें आप बेकिंग सोडा लिख के आ सकते हो, NaHCO3 लिख के आ सकते हो। जो वॉस्प होता है, ततैया होता है, वो इसका टोटल उल्टा होता है। वो हमारी स्किन में एक बेस डाल देता है, वो हमारी स्किन में एक बेस डाल देता है और उस बेस से क्या होती है, इरिटेशन होती है, जलन होती है, वो सूज जाता है। सेम चीज है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वॉश इट वेरी मच, भाई धो लो बहुत ज्यादा। फिर दूसरा ऐड अ माइल्ड एसिड, यानी कोई कमजोर सा वीक एसिड डालो। पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, हाथ ही नहीं बचा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, हाथ ही नहीं बचा। कोई माइल्ड सा एसिड डालेंगे, जैसे आप किचन में से लेके विनेगर डाल सकते हो, इस पे विनेगर डाल सकते हो, तो ये काम आपका बढ़िया हो जाएगा। यहां से इतनी बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? तो इंसेक्ट्स में ये दो हो गए। एक और आता है इसमें आपका, एक इसमें आता है आपका चीटी, एंड्स, आपकी चीटियां। तो चीटियां भी मधुमक्खी की तरह होती है। ये हमारा मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड भी इसका नाम होता है। फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में रिलीज कर देती है, हमें इरिटेशन होती है। तो तरीका क्या है, उसको वॉश करो बहुत ज्यादा और उसमें बेस डाल दो। उसको वॉश करो बहुत ज्यादा और उसमें बेस डाल दो। थर्ड हो गया। एक और इसमें आता है, इंसेक्ट नहीं है वो, इंसेक्ट इतने ही है, ये होता है हमारा पौधा होता है, ये नेटल लीफ। ये एक ऐसा पौधा होता है कि इसमें स्पाइक्स लगे होते हैं इसके लीफ में। अगर आप इसको टच करोगे, ये चाहता नहीं आप इसे टच करो, बिना उसके कंसेंट के उसे टच नहीं करना। तो वो नेटल लीफ जो है वो आपकी स्किन में मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, एक ही चीज है, दोनों नाम अलग अलग है, तो वो स्किन में आपकी डाल देगा और आपको इरिटेशन होगी। तो करना क्या है, वॉश करना है और माइल्ड बेस डालना है। कौन सा बेस डालोगे, NaHCO3। ये बात समझ में आई? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के 5 पॉइंट्स। ये मोस्टली देखो एमसीक्यू में आते हैं, लेकिन केस स्टडी में भी इनके आने के चांसेस होते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि क्या चीज, क्या समस्या किस वजह से हो रही है। अगर आपको पेट में इरिटेशन हो रही है तो उसकी पॉसिबल वजह क्या है, एसिड बढ़ गया। फिर उसका इलाज क्या है, उसमें बेस डाल दो। कौन सा बेस डाल दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3।
तो ये बहुत सारा है, ये थ्योरी पार्ट है। इसके लिए मैं आपकी स्लाइड्स डाल दूंगा, साथ साथ वीडियो में आपको स्लाइड्स दिखेंगी। अगर नहीं है तो मैं आपको लिंक में ये डाल दूंगा, आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी फोटोज मिल जाएंगी। और यहां से इसके जो 5 पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से लर्न करो, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे सॉल्ट्स वाले पार्ट के साथ। ओके।